बस करो, झगड़ा मत करो, मैं तुम्हारे साथ बदल लेता हूँ, तुम बुजुर्ग की देखभाल करो। वांग यूनिंग ने बिना किसी आभार के ठंडी आवाज में कहा। धन्यवाद, अब 5 से ज्यादा बज चुके हैं, मुझे भूख लगी है, तुम जाकर खाना बना दो। मैंने बाकी 2 लड़कियों की तरफ देखा। तुम लोग बदलना चाहोगी? माफ करना, मुझे सच में खाना बनाना नहीं आता। ठीक है, छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ रसोई में चलता हूँ। बेकार लोगों का झुंड है ये, अपनी जुबान संभालो। तू भी तो औरत ही है, अगर मर्द होती तो देखती मैं तुझे मारता या नहीं। दोनों को फिर से झगड़ते देख मैं उठा और लियू चेंगफेंग को खींच कर वहां से ले गया। रसोई में अंदर आते ही लियू चेंगफेंग बड़बड़ाने लगा। इतना अपमान भी सह लेते हो? तुम्हें लगता है बुजुर्ग की देखभाल कोई आसान काम है? मैंने कहा। सूट वाले आदमी की बात याद है? खून के दरवाजे से जिंदा लौटे तभी जवाब मिलेंगे। असल खतरा ज्यादातर उसी बुजुर्ग से जुड़ा है। क्या मतलब? किस तरह का खतरा? पता नहीं, लेकिन सावधान रहना जरूरी है। लियू चेंगफेंग की आंखें घूमी। भाई, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैंने फ्रिज खोला और मांस निकालने लगा। तभी एक थैली गिर पड़ी। अंदर का मांस पूरी तरह काला था। ये भी मांस है? इतना काला, कहीं सड़ तो नहीं गया? मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस फ्रिज में रख दिया। हैरानी की बात यह थी कि लियू चेंगफेंग की कुकिंग बहुत अच्छी थी। थोड़ी ही देर में खाना तैयार हो गया। खाने के दौरान सब चुपचाप बैठे थे। अचानक दूसरी मंजिल से चीख सुनाई दी। सब दौड़कर ऊपर पहुंचे। वांग यूनिंग कांपते हुए बुजुर्ग की ओर इशारा कर रही थी। वो अभी अभी बोला था। उसने धन्यवाद कहा। लकवाग्रस्त है, कोई पेड़ पत्थर तो नहीं। बोलना असामान्य नहीं। इतना डरने की क्या बात है? बस करो, जल्दी से सब समेटो। नीचे आकर मैंने पूछा, उसने तुमसे क्या कहा? मैं उसे मांस खिला रही थी, उसने उल्टी कर दी और मेरी तरफ देखकर बोला, मांस में पेट नहीं होता। उसके शब्द खत्म होते ही बिजली कड़क उठी। जोरदार गरज के साथ तेज बारिश और आंधी शुरू हो गई। मैं खिड़की के पास गया। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा उस रहस्यमयी पत्र में लिखा था। हाँ, बस में चढ़ने से पहले मुझे एक अजीब चिट्ठी मिली थी। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई थी। चलो कमरे बांट लेते हैं। 7 कमरे हैं। एक अकेले कमरे? मुझे डर लग रहा है। किसी ने कहा, कमरे बड़े हैं, लड़कियां साथ रह सकती हैं। तो मैं इस भाई के साथ। आखिरकार मैं और लियू चेंगफेंग एक कमरे में थे। लड़कियां दूसरी मंजिल के आखिरी कमरे में और बाकी 2 आदमी पास वाले कमरे में। कमरे में मैंने पूछा, तुम शुरू से मेरे साथ क्यों लगे हो? लियू चेंगफेंग चुप रहा, फिर बोला, अभी नहीं बता सकता। खून के दरवाजे से जिंदा निकले तब बताऊंगा। फिर उसने कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता बुजुर्ग में कुछ गड़बड़ है? सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं, पूरा परिवार, पूरी कॉलोनी संदिग्ध है। औरत कहती है यहाँ सिर्फ वही लोग रहते हैं, लेकिन कई विला पिछले 2 महीनों में बसे होने के निशान दिखाते हैं। अब सब सूने पड़े हैं। यहाँ कुछ भयानक हुआ है। तभी कमरे में अजीब सी बदबू फैल गई। मैंने ऊपर देखा, छत से पीले भूरे रंग का तरल टपक रहा था। ये क्या है? नहीं पता, पर अच्छा तो नहीं है। एक बात याद रखना, आज रात सोना मत, लाइट मत जलाना, कोई आवाज आए तो बाहर मत निकलना। आधी रात दरवाजे के बाहर चाकू कांटे के रगड़ने जैसी आवाज आई। भाई तुम हो? चुप रहो। दरवाजे की दरार से एक काली परछाई गुजरी, कुछ देर रुकी, फिर गलियारे में आगे बढ़ गई। वो क्या था? इंसान नहीं। चलते समय कोई आवाज नहीं। अचानक एक बूंद नीचे गिरी। लियू चेंगफेंग लाइट जलाने लगा। मत जलाओ, जहाँ हवा चल रही हो वहाँ लाइट नहीं जलाते। अगर लाइट जली हो तो उस जगह से दूर रहो। तभी उसे याद आया, मैं हर बार खिड़की के पास से गुजरकर उसे बंद कर देता था। अगली सुबह लियू चेंगफेंग जमीन के दाग देख रहा था। ये क्या है? बहुत बदबू आ रही है। तेल, पेट्रोलियम जैसा। इंसान का नहीं, जानवर का लगता है। तभी बाहर से चीख आई। सब दौड़े। वांग यूनिंग की लाश खून में डूबी पड़ी थी। गर्दन के नीचे की खाल पूरी उधेड़ी गई थी, लेकिन चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। लाश को बिस्तर पर रखा गया और सब नीचे चर्चा करने आए।